Hello, hola, bonjour, ciao, salam, and namaste to all of you. Welcome to Brainbuzz with Preeti, and of course, this is Preeti. हर बार बताती हूँ मैं, हर बार बताऊँगी और मैं I love saying that. I don't know why. खैर, चलो हमारी जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की सीरीज़ थी उसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ओम्बड्समैन सिस्टम, मैंने बस ओम्बड्समैन सिस्टम वहाँ पे बोल दिया था ना, आई डिड नॉट एक्सप्लेन इट. येस आई हैव मेड अ यूट्यूब शॉर्ट, लेकिन हम उसमें सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हमें जाननी होती है. सो फॉर योर एग्जाम पर्पसेस एंड टू बेसिकली यूज़ दैट एज एन एग्जाम्पल इन योर एग्जाम्स. आप बहुत सारी जगहों पे ना आपको जब एक कुछ चीज़ें पता होती है ना, इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ केस पता है किसी का, जैसे विप्रो और टाटा में आप टाटा का आई एम नॉट श्योर, विप्रो में देर इज़ एन ओम्बड्स प्रोसेस, आप जाके देख सकते हो. टाटा में भी है शायद, टाटा एंड इन्फोसिस, एक बार चेक करना इन्फोसिस का, तो एक आप जाके देख सकते हो, पढ़ो उनको, देखो. विप्रो को मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी एंड आरबीआई वाला भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे एज अ केस, ताकि आप उनको यूज़ कर सको एज एन एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं नॉट ओनली इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, बट आप एचआरएम वाला जो आपका पार्ट होता है जहाँ पे आप ग्रीवेंस मैनेजमेंट पढ़ते हो, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स जो MBA BBA में हैं, HR पढ़ रहे हैं एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस होते हैं IPU में, DU में. मैं IPU का सिलेबस तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, आई हैव बीन अ स्टूडेंट इन IPU. क्या, चलो लेट्स टॉक आगे. हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, ओम्बड्समैन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो सबसे पहली बात है ना, स्टूडेंट्स आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि ये होता क्या है. उनको इसमें और ग्रीवेंस ऑफिसर में फ़र्क ही नहीं पता होता है कि ग्रीवेंस ऑफिसर अलग चीज़ है, ओम्बड्समैन अलग चीज़ है. देखो, ओम्बड्समैन इज़ अ पुराना कंसेप्ट, इट इज़ अ ट्रेडिशनल कंसेप्ट. आज के टाइम में बहुत कम जगहों पे यूज़ हो रहा है बट कम जगहों पे यूज़ हो रहा है, या फिर अगर यूज़ हो रहा है तो उनके नेम्स डिफरेंट हैं, अलग तरीके से नेम्स उनके मतलब चेंज हो गए हैं. जैसे जैसे चेंज आता रहता है, शिफ्ट आता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, तो हम बेसिकली अपना ओम्बड्समैन सिस्टम है, पहले तो हम बात करते हैं कि देखो ओम्बड्समैन सॉरी, स्पेलिंग अच्छे से याद कर लो पहले तो. OMBUDSMAN, ओम्बड्समैन या बुड्स. ठीक है, या फिर आप मन भी बोल सकते हो या मैन भी बोल सकते हो. ठीक है, ओम्बड्समैन. अब ये होता क्या है, 1800s में ना, ये स्वीडन से कॉन्सेप्ट आया है. 1800s में वहाँ पे ओम्बड्समैन हुआ करते थे. कौन थे वो लोग? वो लोग थे आपके इंडिपेंडेंट पब्लिक ऑफिशियल्स, जो आपके सिटीजन्स को एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिसेस से बचाते थे. ठीक है, एंड सिमिलरली आपका जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, यहाँ पे कॉर्पोरेट ओम्बड्समैन आ गया. फिर कैसे आया? यहाँ पे हमने एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी प्रोफेशनल को जोड़ा अपने साथ में. जैसे हमारे ऑडिटर्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं. तो क्या होता है एक्सटर्नल ऑडिटर्स में कि आपका किसी और के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए कंपनी में, या एम्प्लॉय के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए. तो थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी है और न्यूट्रल रहेंगे, इम्पार्शियल नहीं रह सकते हैं. ये इम्पार्शियलिटी नहीं कर सकते कि मैं तो मैनेजमेंट का ही साथ दूंगा. ठीक है, मैं एम्प्लॉयज़ के बारे में ही सोचूंगा खाली. ठीक है, तो ये ऐसे नहीं कर सकते. तो ओम्बड्समैन आपके न्यूट्रल इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी प्रोफेशनल्स होते हैं. ठीक है, अब ये जो है ओम्बड्समैन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ना इनको वॉलंटरीली अपॉइंट करती है. ठीक है, आपके जितने भी वर्क प्लेस में ग्रीवेंसेस होते हैं, आपके जितने भी वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई एथिकल वायोलेशन हो रही है, कोई सिस्टम ग्रीवेंस आ रहा है, तो उन सारे सिचुएशंस में आपका जो कंपनी है वो वॉलंटरीली इन ओम्बड्समैन को हायर करती है. हायर तो नहीं कह सकते हैं, वी वोंट यूज़ द वर्ड हायर, वी कैन से अपॉइंट करती है. इवन इन माई शॉर्ट्स आई यूज्ड द वर्ड हायर, बट व्हाट आई मेंट वाज अपॉइंट. ठीक है, थोड़ा सिमिलर बात है, बट इट्स नॉट लाइक द कंपनी इज़ पेइंग देम, द कंपनी इज़ नॉट पेइंग देम. तो हमारे कुछ इंटरनेशनल ओम्बड्समैन एसोसिएशंस भी हैं एंड उनके मुताबिक देयर आर 4 पिलर्स: इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इनफॉर्मेलिटी. देखो, इंडिपेंडेंस का मतलब है कि इंडिपेंडेंट है, ही इज़ नॉट बेसिकली कनेक्टेड टू एनीवन. ठीक है,
ही इज़ नॉट बेसिकली अपॉइंटेड बाय द कंपनी, ही इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, राइट। वो कि कंपनी ने थोड़ी उनको अपॉइंट किया है, वो तो बाहर से आ रहे हैं ना। एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं, दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, राइट। देन आता है आपका न्यूट्रलिटी, दे हैव टू बी न्यूट्रल। जैसे जज होता है, थिंक ऑफ इट एज अ रेफरी। IPL मैच चल रहा है, देर आर 2 टीम्स, रेफरी क्या है, ही हैज़ टू बी न्यूट्रल, ही कैन नॉट बी इम्पार्शियल टुवर्ड्स एनी टीम और एनी टीम मेंबर, राइट। जज भी क्या है, आप कोई है आदमी मर्डर कर दिया भाई किसी का, ठीक है। अब हो सकता है उसने ना भी किया हो, बट वो क्राइम सीन पे था, पुलिस ने उसको देख लिया क्राइम सीन पे और उसके हाथ में चाकू था। अब जज क्या, अब यहाँ पे इस सिनारियो में क्या होगा, दैट पर्टिकुलर पर्सन ही हैज़ द राइट टू हायर अ लॉयर टू डिफेंड हिमसेल्फ, राइट। तो यहाँ पे अगर जुडिशरी के व्यू से देखें तो जज क्या करता है, दोनों पार्टीज़ की बात सुनता है, फैक्ट कलेक्ट करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, अपना जजमेंट सुनाता है, अपना डिसीजन देता है, विच इज़ बाइंडिंग। सिमिलरली ओम्बड्समैन के पास देखो रेगुलेटरी पावर्स नहीं होती हैं, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन दे टू हैव सर्टन काजी जुडिशियल पावर्स, कह सकते हैं हम उनको, कि वो जो अपना डिसीजन दे रहे हैं दैट इज़ बाइंडिंग, प्लस वो जो डिसीजन दे रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंसेस दैट ही कलेक्टेड, फैक्ट्स दैट ही कलेक्टेड, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी का मतलब है आप किसी की तरफ इम्पार्शियल नहीं हो रहे हो कि मैं तो इसका साथ दूंगा, न्यूट्रल रह के बात सुननी है आपको। 2 sides of a coin जैसे हम बोलते हैं कि you have to listen to, there are 2 sides of a coin, right, you have to listen to both sides, ठीक। then we have confidentiality। अब देखो आपको कोई ग्रीवेंस हो रहा है, आप HR के पास नहीं जा पा रहे हो, you go to the ombudsman। इस सिनेरियो में वो अब ओम्बड्समैन जो है वो आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, एक ऐसी स्पेस क्रिएट करेगा, सेफ स्पेस, जहाँ पे आप जाके उसको अपना ग्रीवेंस बता सकते हो। आपको ये बोला ना मेरा बॉस ने मेरे को तंग करके रख दिया है, आप वो भी बोल सकते हो। ही विल कीप एवरीथिंग कॉन्फिडेंशियल, 100% कॉन्फिडेंशियल, ही कैन नॉट लीक द कंसेंट चाहिए उसमें उसको, ठीक है। वो आपसे पूछेगा इफ़ ही कैन टेक योर नेम और इफ़ ही कैन he'll ask you कि आप आके वहाँ पे बोलोगे क्या ये चीज़, अगर आप मना करते हो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा। देन इनफॉर्मेलिटी क्या होती है, इनफॉर्मेलिटी इज़ बेसिकली यहाँ पे आप कोर्ट नहीं जा रहे हो, आप कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, यस द ओम्बड्समैन इज़ गोइंग टू डू द इन्वेस्टिगेशन आफ्टरवर्ड्स, लेकिन यहाँ पे वो एक फ्रेंडली स्पेस क्रिएट करेगा, जो कि मैंने बात की, जहाँ पे आप खुल के बोल सकते हो कि खुल के मतलब बैठ कर डेडलॉक पता है क्या होता है, एक सेकेंड, डेडलॉक आपसी रुकावट, यस, यानी कि आपकी जो आपसी रुकावटें हैं उनको सुलझाएगा बेसिकली वहाँ पे। तो आप कोर्ट के पास नहीं जा रहे हो, कोई कोर्ट कचहरी नहीं हो रही है कि भाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बार बार वहाँ जाना पड़ रहा है डायरेक्ट, आप सीधा वहाँ पे एक सेफ स्पेस क्रिएट हो गया एंड ही इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, देखो अब जो ओम्बड्समैन है ना हमारा, उसके पास देखा जाए तो रेगुलेटरी और एग्जीक्यूटिव पावर्स ये होती हैं कि नहीं होते हैं, यानी कि आप अगर हम उसको लीगली देखें ना तो लीगली या कॉन्सेप्चुअली आप इस चीज़ को देखोगे तो उनके पास नहीं होती। करेक्ट आंसर इज़ नो। लेकिन उनके पास ना कंपनी के स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़ को डायरेक्ट बदलने की या फिर किसी मैनेजर को आप डायरेक्टली टर्मिनेट करने की, इस चीज़ की एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती। उनके पास काजी जुडिशियल पावर्स होती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव पावर्स होती हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि उनके पास ये पावर है कि वो कंपनी के रिकॉर्ड्स को ऑडिट कर सकते हैं, इंटरनल एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक सबपीना डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, और एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चला सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कि इंक्वायरी बैठा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई, दोनों साइड को सुनने के बाद, यानी कि आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं उनको अपहोल्ड करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए वो एक बाइंडिंग रिकमेंडेशन देंगे जो कि डायरेक्टली बोर्ड लेवल अथॉरिटीज़ को सबमिट होती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता है कि वो बोल के चले गए, नहीं, वो जो डिसीजन देंगे दैट विल बी बाइंडिंग एंड इट विल बी सबमिटेड टू द बोर्ड लेवल अथॉरिटीज़, ठीक। अब
देखो आजकल ना ओम्बुड्समैन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। आप आरबीआई में देख सकते हो, यस देयर इज़ एन ओम्बुड्समैन। आप विप्रो में देखोगे देयर इज़ एन ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्स प्रोसेस पूरा उनका पीजीएफ है पूरा, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। तो आप लेकिन आप बाकी कंपनीज अगर देखें, हम जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अगर हम उनकी बात करें तो आपके वहाँ पे ग्रीवेंस ऑफिसर्स होते हैं, इंटरनल ग्रीवेंस ऑफिसर्स होते हैं। और एक मतलब कॉर्पोरेट ओम्बुड्समैन ना आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आता है तो आप इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है ओम्बुड्समैन का, उसको यूज़ कर सकते हो, कहीं बीच में घुसा सकते हो टू एलैबोरेट योर आंसर। एज एन एग्जाम्पल आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी विप्रो का भी देखते हैं क्या सिनेरियो है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अलग से क्वेश्चन तो इस पर नहीं आएगा, बट वी विल अंडरस्टैंड कि ग्रीवेंस ऑफिसर और ओम्बुड्समैन में डिफरेंस क्या है। ओके तो ठीक है, चलो ओके सो ग्रीवेंस ऑफिसर और ओम्बुड्समैन। देखो ग्रीवेंस ऑफिसर जो है ना वो बेसिकली आपका एम्प्लॉय रिलेशन सेल या फिर एचआर डिपार्टमेंट का पार्ट होता है। कंपनी उन्हें हायर करती है, कंपनी उन्हें पे करते हैं, एंड दे आर अकाउंटेबल। दे आर बेसिकली आंसरेबल एंड दे रिपोर्ट टू द एचआर वीपी या फिर आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको। तो उनका जो है बेसिकली मास्टर सर्वेंट वाला रिलेशनशिप ही है अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। तो आपके जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, दे टू हैव अ ग्रीवेंस ऑफिसर, लेकिन ओम्बुड्समैन उनके पास में नहीं होता है। ठीक है, अब जो डिफरेंस की बात हो रही थी ना, ओम्बुड्समैन जो होते हैं ना आपके, ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट चेन से कम्प्लीटली अनकपल्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो मैनेजर्स हैं, आपका जो इवैल्यूएशन मतलब आपका जो इवैल्यूएशन होता है उस पर ना उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जो मतलब मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि ओम्बुड्समैन अगर कुछ इवैल्यूएट कर रहा है या कुछ बता रहा है तो उस पर मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं है। अगर ओम्बुड्समैन अपना डिसीजन दे रहा है तो उसमें मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं है। वो दोनों साइड्स को सुनेगा, इम्पार्शियल होकर डिसीजन देगा, बायस्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट उनको बायस नहीं बना सकती है। रियलिटी में कुछ सिचुएशंस, नॉट आई वोंट से एवरी टाइम, बट कुछ सिचुएशंस को अगर परे हटा दें, जैसे करप्शन, जैसे बहुत सारी चीज़ें उनको हटा दें, तो ये कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली बात करें तो वो नहीं कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। वो उनको बायस नहीं बना सकते हैं किसी भी तरीके से। दूसरा देखो, जो हमारे ग्रीवेंस ऑफिसर होते हैं ना, उनके पास ना एक इंटरनल एचआर मैनुअल होती है। उनके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके पास कंप्लायंस रूल्स होते हैं जो कि बोर्ड से दिए गए हैं। ठीक है, जो रूल्स हैं वो बोर्ड्स दे रहा है ना, मैनेजमेंट ने रूल्स बनाए हुए। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को लीगल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लॉसूट से प्रोटेक्ट करना। यानी कि देखो आपका जो ओम्बुड्समैन है वो तो अनबायस्ड होकर डिसीजन देगा, लेकिन जो इंटरनल ग्रीवेंस ऑफिसर है, पैसे कौन दे रहा है, मतलब सैलरी कौन दे रहा है उनको, मैनेजमेंट दे रही है। काम किसके लिए कर रहे हैं, हायर किसने किया है, मैनेजमेंट ने किया है। नाउ इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो किसके इंटरेस्ट का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, मैनेजमेंट के इंटरेस्ट का, राइट। ऐसा नहीं है कि वो एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन पहले इंटरेस्ट जो है मैनेजमेंट का आएगा। अब यहाँ पे उनको क्यों रखती है मैनेजमेंट, अपनी लीगल लायबिलिटी अवॉइड करने के लिए, कि अगर ऑफिस में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ फॉर एग्जांपल, तो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एम्प्लॉय और उसके बॉस के बीच में। अब एम्प्लॉई जो है, बॉस ने उसको बहुत कुछ बोल दिया, एम्प्लॉय को बुरा लगा, हैरेसमेंट हुई या जो भी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ हुआ। अब वो जाता है ग्रीवेंस ऑफिसर के पास कंप्लेंट लिखवाने के लिए। अब इस सिनेरियो में जो ग्रीवेंस ऑफिसर है वो उन दोनों की सुलह कराने की कोशिश तो करेगा, ठीक है, लेकिन उसी के साथ में वो कंपनी की इमेज बचाने की भी कोशिश करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि मैं किसी तरह इस बात को ऐसे संभाल लूँ कि ये लीगली कोर्ट में ना चला जाए, भाई कंपनी के ऊपर लीगल लायबिलिटी ना आ जाए, कोई एक्सटर्नल लॉ सूट ना आ जाए, उससे प्रोटेक्ट करना होता है इनको। अब इसी के कंट्रास्ट में अगर हम बात करें ओम्बुड्समैन की, अगर यहाँ पे ओम्बुड्समैन होता तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखना, बायस नहीं हो सकता, इक्विटी, फेयरनेस, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इससे ऑपरेट करता वो। उनका काम कंपनी की इमेज को प्रोटेक्ट करना नहीं है,
ओम्बुड्समैन का काम वो नहीं है, उसको मतलब नहीं है कंपनी की इमेज क्या है, ख़राब हो रही है होने दो, आई विल प्रोवाइड जस्टिस, मैं अनबायस्ड रहूँगा, मैं फेयरनेस इंश्योर करूँगा, ठीक है। थर्ड ऑफ ऑल आपकी जो नेचर है, मतलब जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसका नेचर बहुत डिफरेंट है। आपका जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसका नेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। कैसे, देखो ग्रीवेंस ऑफिसर का ना एक फॉर्मल रिजिड हेवीली डॉक्यूमेंटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर होता है जिसमें उनके मुताबिक चलना होता है। फॉर एग्जांपल देखो, इसको ध्यान से सोचो, एक वर्कर है, उसको ग्रीवेंस आया, वो ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जाएगा, पहले ग्रीवेंस ऑफिसर के पास गया, एचआर के पास गया, उनको बोला, उसने ऑफिसर एचआर दोनों को बोल दिया, फॉर एग्जांपल उसने बोला वहाँ से रिवर्ट आ जाना चाहिए कुछ घंटों में, घंटे 24 या 48 आवर्स होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हैव टू सी, प्लीज़ डोंट माइंड, आगे जब हम ग्रीवेंस हैंडलिंग पढ़ेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ से एचआर के पास से और टॉप मैनेजमेंट पे जाएगा, टॉप मैनेजमेंट एज एन एचआर का जो बॉस होगा उस पर जाएगा, वहाँ से भी अगर रिप्लाई नहीं आता है कुछ घंटों में, फिर उससे ऊपर जाएगा अथॉरिटीज़ के पास में, हायर अथॉरिटीज़ के पास में, वहाँ से अगर 3 दिन में रिप्लाई नहीं आता है तो और ऊपर जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कंसिलेशन होगा, कंसिलेशन से भी कोई कुछ नहीं बनता है, यूनियन से कुछ नहीं हो रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं हो पा रही है, आपका और ऊपर जाएगा। फिर ये कहाँ आपके, मैं ये नहीं कह रही हूँ यूनियन मैनेजमेंट से ऊपर है, लेकिन अगर मैनेजमेंट नहीं सुन रही है, वर्कर यूनियन के पास जाने की कोशिश करेगा कि यूनियन के थ्रू मैनेजमेंट सुन ले, तो यूनियन के थ्रू मैनेजमेंट सुन ले, ठीक है। तो इसीलिए वो यूनियन के पास गए हैं, ऐसा नहीं है कि यूनियन मैनेजमेंट से बढ़ के हो गए। उसके बाद मैनेजमेंट टॉप अथॉरिटीज़ से भी अगर 7 डेज़ में रिप्लाई नहीं आता है, देन कंसिलेशन होती है, कंसिलेशन ऑफिसर के पास स्टेट लेबर कमिश्नर्स अवेलेबल है, अलग अलग हमारे पास डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स हैं, अलग अलग मशीनरीज अवेलेबल हैं, एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन, विल रीड अबाउट इट, विल रीड एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो ये ग्रीवेंस ऑफिसर का फॉर्मेट होता है। तो ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जाने के लिए भी ना हो सकता है कि उन्होंने एक रिटर्न फॉर्मेट बनाया कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा पहले ग्रीवेंस अपनी रजिस्टर करवाने के लिए, लेकिन ओम्बुड्समैन के केस में ना कोई ऐसा फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, आप इनफॉर्मली जाके उनसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, बता सकते हो, और वो 100% कॉन्फिडेंशियल रहेगा। यहाँ पे ओम्बुड्समैन का काम होता है न्यूट्रल रह के फैक्ट फाइंड करना है कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, रूट कॉज को रूट कॉज को एनालाइज करना है, सिस्टम एनालिसिस करना है कि अगर कि मतलब हमें ये इंश्योर करना है, मेंटेन करके रखना है बेसिकली कि एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी देखनी है हमें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बट साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी देखनी है हमें, जहाँ पे हमारा जो स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेस होता है इमोशनली क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, साइकोलॉजिकली असर पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ की हमारी बात आ जाती है यहाँ पे। सो दिस इज़ योर ग्रीवेंस ऑफिसर और ओम्बुड्समैन के बीच का डिफरेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विप्रो एंड दूसरा हम आरबीआई, यस आरबीआई के बारे में बात करेंगे। सो विप्रो की बात करते हैं पहले, तो देन वील मूव ऑन टू आरबीआई। लेट्स विप्रो, यस, तो हम स्टार्ट करते हैं विप्रो से। विप्रो का ना अपना एक ओम्बुड्स पर्सन है, उसका एक पूरा प्रोसेस है, उन्होंने एक पूरी पॉलिसी डेडिकेट करी हुई है इस तरफ, ठीक है। एंड उसमें उन्होंने जो उनका जो ओम्बुड्समैन है उसके लिए एक प्रॉपर ऑफिस भी डिज़ाइन किया हुआ है। नाउ इमेजिन दैट देयर इज एन एम्प्लॉई, उसको लगता है कि उनका जो सीनियर मैनेजमेंट है, लगता क्या है मतलब उसके साथ हो रहा है शायद ऐसा, या उसको लगता है, ये भी हो सकता है कि वो किसी और को तंग कर रहा है और उसको लगता है कि तंग कर रहा है, या किसी और ने आके उसको बताया कि वो ऐसे ऐसे तंग कर रहा है। द अदर पर्सन कैन नॉट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, हो सकता है वो नहीं बोल पा रहे हैं किसी रीज़न से, बट तुम सोचते हो कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, मेरी ड्यूटी है कि मैं इस चीज़ की तरफ बोलूँ। तो यहाँ पे क्या आता है ना, उसको लगता है कि जो सीनियर मैनेजर है ही इज़ हैरेसिंग समवन, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल हैरेसमेंट। उसको लगता है कि शायद कोई सिस्टमिक बायसनेस हो रही है ऑफिस में, या फिर कोई फिनेंशियल फ्रॉड कर दिया है उसने। और जो नॉर्मल एचआर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने जाएंगे तो उनको कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, या हो सकता है कि एचआर रिटेलिएट करे कि तुम उसके बारे में बोलना है, बिकॉज दोनों कॉर्पोरेट है, राइट, दोनों मैनेजमेंट का पार्ट है, दोनों आपके बॉस हैं। तो अब इस सिनारियो में जो एम्प्लॉय है ना, ही कैन यूज़ दिस पोर्टल, ये जो ओम्बुड्समैन वाला पोर्टल है विप्रो का, उसको यूज़ कर सकते हैं। अब
यहाँ पे ना एक चीज़ और देखो, यहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका मैनेजमेंट की तरफ से जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो विप्रो ने इस चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हटाने के लिए, इस तरीके की एक्सप्लॉयटेशन को बंद करने के लिए, दे मेड ओम्बुड्स पर्सन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट को रिपोर्ट करो आप, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो आप ओम्बुड्स पर्सन के पास जाओगे। अब ये जो मैंने बोला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हटाना है, मैनेजमेंट से प्रेशर ख़त्म करना है। अब आप ये सोचोगे कि मैम वो जाएगा बताएगा तो एचआर को तो पता ही लग जाएगा। नहीं, मैंने बताया 100% कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो ओम्बुड्स पर्सन किसी को नहीं बताएगा, किसी को रिपोर्ट नहीं करेगा कि इस बंदे ने आके मुझे ये बताया। ही और शी रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। विप्रो की जो बोर्ड कमेटी है, सॉरी ऑडिट कमेटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वहाँ पे डायरेक्ट रिपोर्ट होगा। ये स्ट्रैटेजिक एचआरएम में कॉर्पोरेट इंटेग्रिटी, विसल ब्लोइंग जैसी प्रैक्टिसेस को ना एक्चुअली एड्रेस करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग विसल ब्लोइंग, रिगार्डिंग कॉर्पोरेट इंटेग्रिटी, तो आप वहाँ पे इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हो। आप टाटा का भी पढ़ सकते हो जाके। ठीक है, वाईटी शॉर्ट्स, मेरी जो यूट्यूब शॉर्ट्स है जो मैंने इस पे बनाई थी, गो चेक इट आउट। वहाँ पे मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ है और नीचे दिया है कि विप्रो, टाटा, आई डोंट रिमेम्बर इफ आई सेड इन्फोसिस, देखना पड़ेगा मुझे। डिड आई राइट इन्फोसिस? हाँ, आई एम नॉट श्योर, देखना जाके वहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल्स दिए कि इनका चेक करो। आरबीआई भी लिखा है मैंने उसमें। उनके ओम्बुड्समैन वाली पॉलिसीज़ को थोड़ा ब्रीफ में पढ़ो, ताकि कहीं पे विसल ब्लोइंग के बारे में बात हो रही है, कॉर्पोरेट इंटेग्रिटी के बारे में बात हो रही है, आप बताना चाहते हो कि दीज आर द कंपनीज जिन्होंने अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ निकाली हुई है फॉर वर्कर्स, उनके वेलबींग के लिए, तो आप इस कॉन्सेप्ट को, इस केस को वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक, तो सेकेंड, चलो अब आरबीआई की बात करते हैं। देखो, आरबीआई में भी एक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन वाली स्कीम है। अब इसके अंदर आपके जैसे देखो, पहली चीज़ तो इट इज़ एन एक्सटर्नल, स्टैट्यूटरीली एक्सटर्नल सेक्टर मॉडल है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप सर्विस ऑपरेशन में हो, बैंकिंग में हो, बीएफएसआई की बात हो रही है, कोई इंडस्ट्रियल बीएफएसआई मतलब बैंकिंग सेक्टर के आपके इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क्स की अगर बात हो रही है, आप उनको पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को परफेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। आरबीआई की जो ये स्कीम है, ये बेसिकली आपका एक स्टैट्यूटरी मॉडल है। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे क्या है कि जब आपके जो पब्लिक बैंक्स और जो आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, when they fail to basically address the grievance of the consumers, कंज्यूमर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, तो जब आपका अपने सोचो आप, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरा बैंक के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब मैं बैंक को बार बार मेल डाल रही हूँ, कोई मेरे को रेजोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है। मैंने हायर अथॉरिटीज़ में भी डाल दिया मेल, आई एम गेटिंग नो रेजोल्यूशन एट ऑल। तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर जो है, बैंक की हायरार्की से डायरेक्टली बाहर निकल के दे कैन गो टू द आरबीआई का एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी ओम्बुड्समैन जो है उसके पास जा सकते हैं। जाके वहाँ पे उनको रिपोर्ट कर सकते हैं कि दिस इज़ हैपनिंग एंड इट विल बी कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, तो जो इंडस्ट्री के रूल्स को एनफोर्स करने में मदद कर रहे हैं वो हमारे ओम्बुड्समैन हैं। ठीक है, सो आई होप कि इन दो एग्जाम्पल से यू आर मच मोर क्लियरर ऑन द प्रोसेस ऑफ ऑन द डिफरेंस बिटवीन ग्रीवेंस ऑफिसर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर एंड ओम्बुड्समैन। ये कॉन्सेप्ट है, गो यूज इट इन योर केस स्टडीज, एज अ सिंगल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू विसल ब्लोइंग पॉलिसी हुई तो कंपनीज़ इस तरीके से इन तरीके के सिस्टम्स को एम्बेड कर सकते हैं जैसे विप्रो ने किया हुआ है। जब एग्जांपल्स आप देते हो ना एग्ज़ाम में, प्रोफेसर्स आर लिटरली इम्प्रेस्ड। वहाँ पे आपके जहाँ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके एक जेनरिक एग्जांपल दे के आपके जहाँ 15 में से वो 10 देते हैं, यहीं पे वो 15 में से तुम्हें 13 दे देंगे। ठीक है, सो वेल, इसके अलावा कुछ है?
नहीं बस ठीक है, चलो यही था ओम्बुड्समैन। इसका ना इसके नोट्स सही है, चलो बना दूँगी। अभी नहीं डलेंगे, फिर आप ये वीडियो जब अपलोड होगी उसके 1 या 2 दिन बाद नोट्स डलेंगे, बिकॉज़ थोड़ा बिज़ी हूँ। आई हैव मोर वर्क। ठीक है, सो दैट इज़ इट, हो गया बस ख़त्म। ठीक है, टाटा बाय बाय। वो किसने बोला था ये, राहुल गांधी या हु सेड दिस, टाटा ख़त्म बाय बाय, किसी का वो वीडियो कट करके बना था। आई गेस इट वाज राहुल गांधी, यस। सो वो उनकी वो टोन आ गई मेरे अंदर, सो कोई बात नहीं, चलो। हाँ, आपका HRM में ना एक चैप्टर है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करके, नेगोशिएशंस, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। यस यस यस, याद आया मुझे, उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ इट। कभी कभी टीचर्स बोलती भी हैं कि प्रेजेंटेशन देनी है, आप इस टॉपिक को उठाओ, प्रेजेंट कर दो क्लास में। ठीक है, गुड कंसेप्ट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट, आज भी यूज़ होता है कहीं कहीं पे, हर जगह में। ठीक है, हाँ ओके। बिफोर यू लीव मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपको क्या लगता है कि इंडियन कंपनी में एक ओम्बड्समैन पर्सन, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ये भी बताना मुझे, ठीक है। ऑल्दो अभी मुझे इतने व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, दैट जस्ट 25 to 30 व्यूज़ आ रहे हैं, इतनी ऐसे ये भी बहुत है मेरे लिए। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जो लोग आके देखते हैं, थैंक यू। नहीं, दैट्स इट। इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस होंगे, आप मुझसे डाउट है कि नहीं समझ आया, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो नोट्स होंगे उसी में मेंशन कर दूँगी मैं। सो दैट इज़ इट, जाओ, टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।